तीन गो चीज कौन कौन सा था, तीन चीज कौन कौन सा था। पहला था तीन गो, ऐसे तीन गो लिख लीजिए। तीन गो क्या क्या था, पहला था सूखी अंजीर, सूखी अंजीर, अंजीर। ड्राई फ्रूट होता है, ड्राई फ्रूट मतलब सूखा जो फल होता है वही होता है, सूखा फल की तरह होता है सूखी अंजीर। दूसरा क्या था, मीठी शराब, मीठी शराब बहुत ज्यादा फेमस था, शराब, मीठी शराब। कहाँ का, सीरिया का मीठी शराब। आज हम लोग बात करने वाले बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 9। चैप्टर 9 का ये भाग 3 है। भाग 2 तक हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे। किसके बारे में पढ़े थे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उनके प्रशासनिक इकाई के बारे में, और उन्होंने कैसे ये नंद वंश का जो शासक था धनानंद को हराया था चाणक्य के। इससे पहले वाला भाग में हम लोग चाणक्य के चाणक्य के और शास्त्र के बारे में पढ़ते। उन्होंने सप्तांग सिद्धांत कैसे बताया, राजा के 7 को सिद्धांत कौन कौन होने चाहिए। और इससे पहले वाला भाग का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट के वहां से देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इससे आगे पढ़ना शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य काफी अब बूढ़े हो चुके थे, धीरे धीरे बूढ़े होने लगे थे, और जिसके कारण इनका अब ध्यान राजकाल से अब हटने लगा था। अब एकदम मतलब अंतिम अब समय चल रहा था, अब एकदम हो गए थे कि अब राजकाज छोड़ देना चाहिए। इन्होंने क्या किया, अपना ये राजकाज छोड़ दिया और अपने पुत्र को, इनका पुत्र कौन था, बिंदुसार, बिंदुसार को अपना राजकाज दे दिया। किसको, बिंदुसार को, ध्यान रखिएगा, बिंदुसार को अपना राजकाज दे दिया। यहीं पर नीचे ही लिख देते हैं, बिंदुसार को अपना राजकाज दे दिया बिंदुसार। और खुद क्या किए, इन्होंने जैन धर्म को ग्रहण किया। और ये किसके नेतृत्व में किया, जैन मुनि, ध्यान रखिएगा, जैन मुनि, जैन मुनि भद्रबाहु, भद्रबाहु, भद्रबाहु के नेतृत्व में इन्होंने क्या किया, 298 ईसा पूर्व में, 298 ईसा पूर्व में इन्होंने जैन धर्म को ग्रहण कर लिया। और इसके बाद क्या किया, ये कर्नाटक, ये पहुंचे कहा, कर्नाटक, बेलगोला, बेलगोला, गोला कर्नाटक, कर्नाटक, वहां पर तपस्या करने लगे। क्या करने लगे, ये तपस्या करने लगे। और 298 ईसा पूर्व में ही इन्होंने संलेखना विधि द्वारा, संलेखना, ध्यान रखिएगा, संलेखना विधि द्वारा अपना प्राण त्याग दिया। विधि द्वारा ये क्या होता है, इस विधि में भूखे रहा जाता है, उपवास, उपवास के द्वारा कई दिनों तक भूखे रहे, जिसके कारण इनके प्राण निकल गए, यानी कि इन्होंने प्राण त्याग दिया। देखिए शुरू समय चंद्रगुप्त मौर्य काफी बूढ़े होने लगे थे, जिसके कारण इन्होंने अपना जो पुत्र है बिंदुसार, उसको अपना राज्यकाल सब सौंप दिया बिंदुसार को। और जैन मुनि भद्रबाहु के नेतृत्व में 298 ईसा पूर्व में ये जो जैन धर्म के जैन धर्म को अपना लिया। और उसके बाद बेलगोला कर्नाटका, बेलगोला कर्नाटका में इन्होंने संलेखना विधि द्वारा अपना प्राण त्याग दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इनका हम मूल्यांकन करते, ये कुशल योद्धा, एक महान यानी कि कुशल योद्धा और कुशल साम्राज्य निर्माता के तौर पर उभरे और बहुत सारे क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में मिलाया। जैसे ये कंधार, काबुल, ये कंधार, काबुल, बलूचिस्तान और हेरात वाले क्षेत्रों को भी अपने क्षेत्र में मिलाया। कौन आया था, ये जो सेल्यूकस निकेटस था वही आकर युद्ध किया था इनसे और देना पड़ गया था सेल्यूकस निकेटस को। सेल्यूकस निकेटस ने किसको दिया था, अपना ये चारों क्षेत्र दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को, और यहाँ से हार कर गया, यहाँ से हार कर चला गया, जिसके कारण उन्होंने साम्राज्य ठीक ठाक विस्तार किया। अब बात आता है बिंदुसार का, ध्यान रखिएगा, बिंदुसार, दो गो अंतर होता है, एक बिंदुसार है, एक बिंबिसार है। तो ये है बिंदुसार, और एक बिंबिसार जो था वो पहले ही आपको पढ़ा चुके, हर एक वंश का संस्थापक था। वो बहुत ही ताकतवर राजा था, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ताकतवर राजा था। उसकी सोच बहुत दूरदर्शी थी, मतलब ठीक ठाक ताकतवर था, यानी कि बिंबी डबल भी लगा हुआ है तो बहुत ज्यादा ताकतवर था। लेकिन ये बिंदुसार जो है, यानी कि बिंदु वाला हो गया ना, ये बिंदुसार जो है ये उतना ज्यादा ताकतवर नहीं हो पाया जितना ज्यादा ताकतवर चंद्रगुप्त मौर्य हुए, चंद्रगुप्त मौर्य हुए। अब देखिए उसके बाद ये मौर्य यहाँ पर लिखते चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य हुए, ध्यान रखिएगा। तो ये बिंदुसार, तो ये बिंदुसार का जो बिंदुसार था, इसने ये राजगद्दी पर कब बैठा, यानी राजा कब बना, राजा बना 298 ईसा पूर्व में। कब बना, जब ये अपना राज्य छोड़ दिया कि तुम ही बनो, किसको दे दिए, बिंदुसार को। और बिंदुसार को बिंदुसार नाम क्यों पड़ा, परिशिष्ट निवंड के अनुसार, परिशिष्ट निवंड के अनुसार उसमें लिखा गया है कि इसके सर पर एक काला टीका था। सर पर क्या था, सर पर काला टीका, काला टीका था। होता है ना कोई बच्चा के सर पर यहीं पर अपने आप काला टीका हो जाता है, इधर या इधर इधर कहीं पर भी। तो इनके सर पर पहले से ही काला टीका था, जिसके कारण इनका नाम क्या पड़ गया, बिंदुसार।
ये इसके जितने योग्य नहीं हो पाए, चंद्रगुप्त मौर्य के जितने योग्य नहीं हो पाए। और इसके भी प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे। इसके प्रधानमंत्री चाणक्य थे। लेकिन इनके निकल जाने के बाद, किनके? ये चंद्रगुप्त मौर्य के निकल जाने के बाद चाणक्य की भी ज्यादा दरबार में कोई वैल्यू नहीं रह गई थी। क्यों नहीं रह गई थी? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ही जानते थे चाणक्य की अहमियत को। चाणक्य की अहमियत को कौन जानता था? चंद्रगुप्त मौर्य ही। हीरे की पहचान कौन कर सकता है? जौहरी ही कर सकता है, बाकी कोई और थोड़े कर सकता है। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की, ये चाणक्य की पहचान कौन कर सकते थे? चंद्रगुप्त मौर्य इनकी उपयोगिता जानते थे। लेकिन इसको कुछ पता नहीं था, ये बिंदुसार को। तो क्या हुआ? इसके निजी सचिव द्वारा, बिंदुसार के निजी सचिव द्वारा ये चंद्रगुप्त, चाणक्य और इसके बीच में, चाणक्य और इसके बीच में आपसी मतभेद करवा दिया गया। अब आपसी मतभेद कैसे हुआ? देखिए, जैसे मान लीजिए बिंदुसार यहाँ पर, इस महल में यहाँ पर रह रहे हैं, चाणक्य यहाँ पर रह रहा है, तो आस पास से मान लीजिए बिंदुसार ने कहा कि जाइए चाणक्य से ये बात कह दीजिए। तो बीच में जो संदेश वाला होता है, देखिए दो गो राजाओं के, दो गो लोगों के बीच में महल में ही आपसी मतभेद कैसे होते हैं? इसलिए होते हैं कि बीच में जो संदेश पहुंचाने वाला होता है उसी ने कुछ गड़बड़ कर दिया होता है। बीच में जो संदेश पहुंचाने वाला होता है, इसमें भी वही हुआ। इसके निजी सचिव द्वारा जो भी संदेश पहुंचाने वाला सैनिक होता था ना, बीच में रोक लिया जाता था। यहीं पर रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हो? ये राजा ने कहा है प्रधानमंत्री जी से, यानी कि चाणक्य से ये बात कहने के लिए। तो निजी सचिव ने कहा नहीं, तुमको ऐसा नहीं कहना, हम जो कह रहे हैं वो कहना है। अगर ऐसा नहीं किया तुमको हम नौकरी से निकाल देंगे। अगर ये बात राजा को बताए तो तुमको क्या करेंगे? हम नौकरी से निकाल देंगे। तो सैनिक को क्या, वो अपने नौकरी के लिए पड़ा हुआ है। जो भी निजी सचिव उल्टा पुल्टा बात सिखाते थे कि जाओ कह देना कि ये राजा ऐसे बोल रहे हैं चाणक्य को, और चाणक्य की बातें यहाँ पर उल्टा पुल्टा सब हो गया, जिसके कारण इन दोनों के बीच में आपसी मतभेद हो गया। और चाणक्य ने क्या किया? मगल छोड़ दिया। कहा कि चाणक्य वैसे भी सोचने लगे कि जब हमारा शिष्य ही नहीं रहा तो हम रह कर क्या करेंगे यहाँ पर। तो वो भी चाणक्य भी वहां से निकल गए दोबारा। अब देखिए, चाणक्य निकल गए तो इससे क्या सिद्ध होता है कि बिंदुसार के दरबार में चापलूस और स्वार्थी लोगों का वर्चस्व बढ़ने लगा था। यानी चापलूस और स्वार्थी लोग इसके जो दरबार में आने लगे। क्यों? क्योंकि जब ये इन दोनों के बीच में कड़वाहट पैदा कर सकता है तो वो स्वार्थी ही होगा, अपने स्वार्थ के लिए कर रहा होगा। तो जिसके कारण चापलूस लोगों की संख्या इसके दरबार में बढ़ने लगी। और उसके बाद ये दोबारा इसको गलती का एहसास हुआ कि चाणक्य के बिना हमारा राज्य काज नहीं उतना बढ़िया चल सकता है। तो ये गया इनके पास, चाणक्य के पास, लेकिन ये दोबारा माने नहीं, नहीं हम नहीं जाएंगे। एक बार जब वापस आ गया, वैसे भी हमारा शिष्य रहा नहीं, कौन चंद्रगुप्त मौर्य रहा नहीं, तो हम दोबारा अब जाएंगे नहीं। तो ये दोबारा नहीं गए। अब इसके थोड़ा सा बिंदुसार के राजकाज के बारे में देखिए, ये युद्ध ज्यादा नहीं किया और ना ज्यादा साम्राज्य विस्तार किया, अपने साम्राज्य तक को नहीं बचा पाया। जितने साम्राज्य इन्होंने देकर गया था, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य जितने साम्राज्य देकर गए थे उससे भी कम साम्राज्य ये छोड़ा। कई साम्राज्यों का ऐसे ही हाथ से जाने दिया। और इसके समय पर बड़ा जल्दी जल्दी विद्रोह हो जाते थे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं, देखिए ये सीरिया के शासक द्वारा यहाँ पर एक अपना राजदूत भेजा गया था। जैसे यूनान के वो जो क्या कहते हैं, सेल्यूकस निकेटस के द्वारा, यानी कि समझ लीजिए यूनान के शासक इसको समझ लीजिए, उसके द्वारा क्या किया गया था, ये मेगास्थनीज को भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक, इसके दरबार में भी, बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस के द्वारा, इस राजा का क्या नाम था? सीरिया के राजा को एंटियोकस द्वारा एक राजदूत भेजा गया, जिसका नाम था क्या था? डायमेकस द्वारा डायमेकस को भेजा गया। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। ध्यान रखिएगा, बिंदुसार के दरबार में डायमेकस को भेजा गया। जब डायमेकस बिंदुसार के दरबार में अमर मगध में आया तो बहुत अच्छा स्वागत हुआ। किसने किया? ये बिंदुसार ने बहुत अच्छा स्वागत किया। अच्छा, ये मेहमान देखिए, कभी भी राजदूत को मेहमान समान माना जाता है। हमारे देश की भी परंपरा रही है कि मेहमान को भगवान समान माना जाता है, यानी ईश्वर का दर्जा दिया जाता है कि मेहमान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यानी मेहमान की इज्जत में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। कोई ये नहीं लगना चाहिए कि कहीं दूसरे हम देश में आए हैं। इतना ज्यादा इनको इज्जत हुआ। किसका? डायमेकस का। और उसके बाद ये बिंदुसार ने ये पूछा कि बताइए तुम्हारे बताओ, तुम्हारे यहाँ जो ये सीरिया में क्या क्या फेमस है, मतलब कौन कौन सी चीजें फेमस है। तो इन्हें बहुत सारी बातों को बताया, मीठी शराब बताया और कुछ बहुत सारी बातें बताया। तो इसने क्या किया, ये बिंदुसार ने उसकी प्रशंसा सुनकर, सीरिया की प्रशंसा सुनकर वहां के जो शासक है वहां से 3 को चीज मांगा था। ध्यान रखिएगा, बिंदुसार ने सीरिया के शासक से 3 चीजें मांगी थी। इसको ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। कौन कौन सी चीजें मांगी थी? ध्यान रखिएगा, 3 को चीज कौन कौन सा था? 3 चीज कौन कौन सा था? पहला था 3 को, ऐसे 3 को लिख लीजिए। 3 को क्या था? पहला था सूखी अंजीर। ड्राई फ्रूट होता है, ड्राई फ्रूट मतलब सूखा जो फल होता है वही होता है
सूखा फल की तरह होता है सूखी अंजीर। दूसरा क्या था, मीठी शराब। मीठी शराब बहुत ज्यादा फेमस था, शराब, मीठी शराब, कहाँ का, सीरिया का मीठी शराब। चौथा नंबर दार्शनिक। दार्शनिक, दार्शनिक का मतलब क्या होता है, जो दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में बहुत कुछ विद्वान होते हैं, यानी कि बहुत सामाजिक बातें करते हैं, बहुत ऐसे ऐसे बातें करेंगे कि लोगों का दिमाग डाइवर्ट कर देंगे। यानी कि कोई भी लोगों का दिमाग डाइवर्ट करना होगा तो जो दार्शनिक होते हैं वो कर सकते हैं। डाइवर्ट का मतलब ये होता है कि उनकी इतनी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, समाज के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। समझ लीजिए पढ़े लिखे बहुत ज्यादा विद्वान होते हैं दार्शनिक। तो ये तीन चीजें मांगा था किसने, बिंदुसार ने मांगा था सीरिया के शासक एंटियोकस से। लेकिन सीरिया के शासक एंटियोकस ने दो वो चीज भेजवाया, सूखा अंजीर और मीठी शराब, और तीसरा दार्शनिक नहीं भेजवाया। क्यों नहीं भेजवाया, उन्होंने ये कहा कि हम दार्शनिकों का व्यापार नहीं करते, यानी कि शिक्षा का हम व्यापार नहीं करते। एंटियोकस ने कहा था कि जो व्यक्ति हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ है, हमारे यहाँ का मतलब ये सब कुछ जानता हुआ है, जानता है, उसको हम नहीं दूसरे जगह भेज सकते, यानी शिक्षा का हम व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए उस समय कितना रिस्पेक्ट था, अपने जो भी पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके प्रति कितना रिस्पेक्ट था राजा को। बोल रहा है कि हम जो दार्शनिक को नहीं भेज सकते। समझिए एक राजा का अपमान हुआ ना, फिर भी ये नहीं बोल रहा है कि नहीं हम नहीं भेज सकते। तो देखिए ये दार्शनिक भेज दिया, दार्शनिक नहीं भेजा, सॉरी दार्शनिक नहीं भेजा। इसने क्या किया, एंटियोकस ने दार्शनिक नहीं भेजा। चलिए अब इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, बिंदुसार उतना ताकतवर नहीं थे, ये सबको आसपास वाले लोगों को पता था, जो इसके क्षेत्र में थे उसको भी पता था कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की नीतियों के सामने इसका कुछ नहीं है। ये उनकी नीति से वो लोग थे, ये इसमें कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये कई जगहों पर विरोध बार बार उत्पन्न हो रहे थे। अब देखिए जैसे यहाँ पर कश्मीर में विद्रोह उत्पन्न हो गया, कश्मीर में विद्रोह उत्पन्न हो गया, ये बिंदुसार के समय विद्रोह उत्पन्न हो गया। और यहाँ के जो, ये तो यहाँ पर मगध में था ना, यहाँ के जो लोग थे वो कह रहे थे कि नहीं हम आप में नहीं रहेंगे, हमको आजादी चाहिए, मतलब आपके साम्राज्य से आजादी चाहिए, हम मौर्य वंश के शासन काल में नहीं रहेंगे, हम अपना राजा घोषित करेंगे, हम अपने रहेंगे, आपको नहीं रहने देंगे। यहाँ पर हो गया जबरदस्त विद्रोह। तो ये जो बिंदुसार का सबसे बड़ा लड़का था उसका नाम था, इसको मिटा देना, इसको मिटा देते हैं। बिंदुसार का सबसे बड़ा बेटा, ध्यान रखिएगा, इसके तो कई गो पुत्र हुए, पुत्र बहुत सारे हुए, लेकिन सबसे बड़ा जो था उसका नाम था सुसीम। सुसीम को पहले सबसे भेजा, इसको लगता था कि सुसीम बहुत योग्य है, भेजा। तो यहाँ से क्या हुआ, ये भेजा गया सुसीम को यहाँ पर। तो उसके बाद कुछ असर नहीं पड़ा उन लोगों पर, उल्टा इसी को भेज दिए। सुसीम को क्या किए, उल्टा कुछ कोई बात नहीं मान रहा था यहाँ पर, सुसीम का कोई बातें नहीं समझ रहा था, कुछ वो नहीं, बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ किया, कुछ नहीं असर पड़ा, फिर उसको वापस आना पड़ा। अब इसका एक और दूसरा लड़का था, इससे सेकंड था, छोटा, उसका नाम था अशोक। ये बहुत ही खतरनाक था, लेकिन ये कश्मीर वालों को पता ही नहीं था। उस समय जो कश्मीर में थे उन सबको पता ही नहीं था कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्या हुआ कि यहाँ ये अवंती का ध्यान रखिएगा, अवंती को इसको शासक बनाएगा। आपको पता है कि राजा द्वारा राजकुमारों को, छोटे छोटे क्षेत्रों को राजा बनाया जाता था। क्यों, क्योंकि राजा इतने बड़े साम्राज्य को नहीं संभाल पाते थे। तो क्या होता, छोटे छोटे जगहों को अपने रिश्तेदारों को या अपने जो राजकुमार होते थे उनको या किसी और को भी बना दिया जाता था। तो पहले से ट्रेनिंग इन लोगों को दिया जा रहा था। सुसीम को भी कई जगहों का राज्यपाल नियुक्त किया गया था, और ये कहाँ का राज्यपाल था, अवंती का था। अब देखिए यहाँ राज्यपाल था, तो ये बिंदुसार ने किससे कहा, अशोक से कहा कि तुम जाओ थोड़ा देख कर आओ तो ये कश्मीर में क्या हुआ, अब नहीं जब संभलेगा तो तब हम जाएंगे। तो अशोक को पता चल गया कि सुसीम बढ़िया समझाया होगा, नहीं माना होगा ये सब। तो ये जाकर डायरेक्ट अब घर में घुस कर घर में इतनी जबरदस्त पिटाई हुई, और पहले तो पिटाई हुई जबरदस्त इन लोगों की, एकदम घर में घुस कर निकाल कर और काटना शुरू कर दिया सबको। क्या किया, मारना एकदम शुरू कर दिया। इतना बताते हैं, इतना ज्यादा वहां पर लाशें गिरी ना कि घर में से निकाल कर घींच कर वहां पर क्या किया, मारना शुरू कर दिया। इतना खतरनाक, समझ लीजिए, इतना ज्यादा नरसंहार किया ना। इसमें देखिए दया नाम का कोई चीज नहीं था, कि दया क्या होता है, ये लोग क्या होते हैं, ये पहचाना ही नहीं है कौन। इसको पता था कि समझाने से लोग मानेंगे नहीं, ये पता ही नहीं चला। ये क्या किया, ये जाने के बाद घिंच के जितने भी सैनिकों द्वारा घिचवा कर मरवाना शुरू कर दिया, समझ लीजिए, कटवाना शुरू कर दिया सबको। और यहाँ पर बहुत कम जनसंख्या बची, इतने ज्यादा समझिए तबाही मचा दिया ये। और यहाँ पर श्रीनगर की स्थापना किया, ध्यान रखिएगा, श्रीनगर इसी ने बताया था, श्रीनगर। और यहाँ पर किसी की स्थापना की, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किया और वापस आया यहाँ पर मगध में। इसने पूछा बिंदुसार ने कि कैसे इतना सब समाप्त कर दिए, सबको विद्रोह कैसे दब गया इतना जल्दी, बहुत जल्दी आ गया, 2 ही दिन में जाकर आ गया, आखिर कैसे हो गया ये सब।
बिंदुसार ने पूछा था कि इसने अशोक ने कहा कि वो कुछ नहीं, बस अपने तरफ से थोड़ा सा मामला हैंडल कर लिए, बाकी सब हो गया। ये आप मत सोचिएगा कैसे हुआ, बस वो विद्रोह दब गया, इतना बात समझ लीजिए। अब देखिए उसके बाद क्या हुई, विद्रोह दबने के बाद जो बिंदुसार था ये अंतिम में ये भी बूढ़ा हो चुका था। अब ये बीमार रहने लगा था, तो ये चाहता था कि ये राजा जो बने वो सुसीम बने। कौन राजा बने? सुसीम बने। लेकिन जो दरबार में थे, जो मंत्री थे, वो समझते थे कि सबसे ज्यादा योग्यता ये अशोक में है। अगर सुसीम बन गया तो ये बाकी सब विद्रोह कर देंगे, जितने भी राजा को ऐसे डर कर राजा है, बाकी सारे राजा विद्रोह कर देंगे, खुद को स्वतंत्र घोषित कर लेंगे, मगध का साम्राज्य बिल्कुल नहीं बचेगा। क्योंकि सुसीम जब एक विद्रोह को दबा नहीं सका तो बताइए क्या कर लेगा ये। लेकिन ये बिंदुसार चाहता था कि सुसीम राजा बने। सुसीम को क्या किया गया, इसके जो प्रधानमंत्री थे, किसके, ये बिंदुसार के प्रधानमंत्री सुसीम को कहाँ भेजे, यहाँ से मगध से भेजे डायरेक्ट कहाँ पर, तक्षशिला में। कहाँ है सुसीम से कि जाओ तक्षशिला में विद्रोह हुआ वहां पर दबाने के लिए, तक्षशिला में जाओ क्या करने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए। सुसीम निकल गया मगध से और इसको बुलवा लिया गया, अशोक को क्या किया गया, बुलवा लिया गया। और उसके बाद ये बीमार रहने लगा, तब तक इनका फाइल निपट गया। बिंदुसार का क्या हुआ, फाइल निपट गया, काम खत्म। ये अभी ये सुसीम पहुंचा यहाँ पर तक्षशिला में, तब इनका फाइल निपट गया। अशोक आ गया कहाँ पर, मगध में। और 500 सभासदों यानी 500 जो सभा, ये जो दरबार के लोग थे, जैसे मंत्री हो गए, कर्मचारी हो गए, सबके सामने सुसीम का राज्यारोहण कर दिया गया। राज्याभिषेक नहीं हुआ, अभी क्या हुआ, राज्यारोहण कर दिया गया। राज्याभिषेक और राज्यारोहण में दोनों में अंतर होता है। देखिए दोनों में क्या अंतर होता है, राज्याभिषेक और राज्यारोहण में क्या अंतर होता है। मुख्य रूप से ये अंतर होता है राज्याभिषेक और राज्यारोहण में। राज्यारोहण आपको कह दिया गया हाँ आप राजा बन गए, काम खत्म, मतलब आपको मान लिया गया हम राजा है। और राज्याभिषेक क्या होता है, विधिवत राजा बनने की घोषणा होती है, मंत्रों द्वारा ये पूरा पूजा पाठ की विधि करवा कर तब आपको राजा बनाया जाता है। ऐसे राज्यारोहण को होता है कि मान लीजिए हम राजा हो गए, चलिए काम खत्म हुई, जल्दबाजी में राजा हो गए। इसका राज्यारोहण किसका करवाएगा, अशोक का राज्यारोहण करवाएगा। जब ये बात पता चला सुसीम को, अभी तक्षशिला में पहुंचा ही था तो खबर मिल गया इसको, ये कुछ बात अलग है, यहाँ पर पहुंचे तो विद्रोह नहीं है, लो तक्षशिला में पहुंचे तो पता चला लो कोई विद्रोह नहीं है, नहीं झूठ मूठ हमको यहाँ पर भेजा गया। वापस गुस्सा में लौटा, तब तक आधा रास्ते में पता चल गया कि इसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है और अशोक जो है वो राजा बन चुका है। इधर से गुस्सा में, और इधर से ये गुस्सा में पहुंचे कहाँ पर, मगध में। तो मगध में तो अशोक द्वारा इसको क्या कर दिया गया, मार दिया गया। सुसीम को अशोक द्वारा मार दिया गया। और बाकी ये पौराणिक कथाओं के भी अनुसार माना जाता है कि बाकी जो अशोक है अपने 99, इसको कुल 99 को भाई थे, सुसीम को लेकर कुल 99 को भाई थे। बाकी 99 भाई भी इसका विरोध किया अशोक का, और बाकी 99 भाइयों को क्या कर दिया, इसने मार दिया। बाकी 99 भाइयों को इसने क्या किया, मार दिया। और मारने के बाद ये क्या बन गया, राजा। मारने के बाद ये क्या बन गया, राजा। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट हो। अब अशोक राजा बन गया, इसके अगले भाग में हम सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें लगता है समझ में आ गया होगा।